न्यूज़ 18 में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू का दौरा करेंगे। वो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। जम्मू में मंशूर की इजराई अमल में आएगी। इजराई तकरीब में पार्टी के सरकर्दा लीडर शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के तहत वोटिंग 18 सितंबर को है। तशहीरी मुहिम जोरों पर है। तमाम सियासी पार्टियां वोटरों को रागिब करने में जुटी हैं। तो आज से जम्मू का 2 रोजा दौरा शुरू हो रहा है। अमित शाह जो वजीर दाखिला हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनके इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। वो आज जम्मू पहुंचेंगे और पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो अमित शाह ने जम्मू दौरे के हवाले से ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत में जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की के नए दौर का मुशाहिदा कर रहा है और पूरा खित्ता दहशतगर्दी के मरकज से तालीमी और इक्तिसादी सरगर्मियों के मरकज में तब्दील हो गया है। जम्मू के 2 दिनों के दौरे पर रवाना हो रहा हूं। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करना है और कल कारकुनान से बातचीत होगी। ये बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी हैं। और समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ, तफसीलात के साथ। समीर, अमित शाह का दौरा आज है, आज क्या जानकारी मिल रही है? कब तक अमित शाह पहुंचेंगे और जो संकल्प पत्र जारी होगा पार्टी का, वो जो उसकी इजराई होगी वो कब होनी है? देखिए, मैं आपको बता दूं विशाल, आज का दिन बहुत हेक्टिक रहने वाला। शाम का मगर 2-3 बजे के बाद वो कभी भी पहुंच सकते हैं। और 4 बजे एक होटल है यहाँ पे, प्राइवेट होटल है कुंजवानी एरिया में, वहाँ पे वो संकल्प पत्र जो कि भाजपा का संकल्प है, मैनिफेस्टो है, जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, वो रिलीज करेंगे। सबकी नजरें उस पर है। टॉप जो पार्टी के नेता हैं वो भी इस संकल्प जो पत्र जब रिलीज करेंगे अमित शाह, तो उसमें वो शामिल होंगे, उसमें वहाँ प्रेजेंट होंगे। उसके बाद विशाल एक मीटिंग है उनकी उसी होटल में, अपने जो नेता है भाजपा के, जम्मू कश्मीर भाजपा के नेताओं के साथ तकरीबन 1 घंटे चाय पे चर्चा होगी और उसके बाद RSS मुख्यालय जाएंगे यहाँ जम्मू में तकरीबन 6:15 बजे और 8:15 बजे तक वो वहाँ पे उसी मुख्यालय में रहेंगे और जम्मू कश्मीर के जो RSS के जो बड़े नेता हैं उनके साथ विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर उनका गेस्ट हाउस जाने का प्रोग्राम है जहाँ वो नाइट में रहेंगे। कल सुबह फिर वो तकरीबन 10:30 बजे के करीब भाजपा के नेताओं से बात करेंगे, जो यहाँ के टॉप कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनसे फिर मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। और उसके बाद एक रैली है और रैली यहाँ पे है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये यहाँ पलोरा एरिया है, यहाँ पे मनहास ग्राउंड है, यहाँ पे ही ये जो रैली होने वाली है। और आप देख सकते हैं हमें अभी इसमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन इस रैली के इंतजामात आप देख सकते हैं, खुद विजुअल्स में बहुत तगड़े किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के भी ज़बरदस्त इंतजाम है और स्टेज अभी बनाया जा रहा है, सीट जो कुर्सियां हैं उनको लगाया जा रहा है। और कल तकरीबन 12:30 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे और तकरीबन 2 बजे तक यहाँ पे रहेंगे इस रैली वेन्यू पे। अपनी तकरीर करने के बाद 2:10 को वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो कल भी दोपहर तक उनका बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम है, जिस तरह मैंने कहा। लेकिन आज जो संकल्प पत्र, जो आज मैनिफेस्टो जारी हो रहा है बीजेपी की तरफ से, उस पर सबकी नजरें हैं। क्या क्या वादे किए जाएंगे, पार्टी अगर यहाँ सरकार में आती है तो उसका एजेंडा क्या रहेगा, किन किन चीजों को, विशेष तौर पर जो सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेटहुड की मांग की जा रही है। देखिए, उसमें स्टेटहुड की मांग आज सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस या अपोजिशन ही नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी के नेता भी ये मान रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। तो स्टेटहुड, क्योंकि जम्मू की कई पार्टियां हैं, जैसे युवा राजपूत सभा और बाकी पार्टियां, यहाँ पैंथर्स पार्टी, शिवसेना है,
वो सभी ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। तो स्टेटहुड वापसी का जो एक डिमांड है वो जम्मू में कई ऑर्गेनाइजेशंस कर रही है, और बीजेपी को पता है कि अगर उसकी जो मेन बेस है वो जम्मू में है, और अगर यहाँ जम्मू के लोग या जम्मू के ऑर्गेनाइजेशन स्टेटहुड की मांग वापस कर रही है, तो उस एजेंडे में जो आज उनकी तरफ से जो आज मैनिफेस्टो जारी होगा तो उसमें ये ज़रूर होगा। और उसके साथ साथ जो सुनने में आया है कि कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन वापसी, जो कश्मीर वापसी है, एम्प्लॉयमेंट की जो नई गारंटीज़ हैं, इसी तरह से जो युवा है, किसान है, महिलाएं हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी जो स्कीम्स होंगी, बहुत सारे प्रोविजन्स होंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जो मैनिफेस्टो है उसमें सभी सेक्शंस को, वाल्मीकि हो, गोरखा समाज हो, जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए, उनके विकास के लिए, और जो घर चलाती है महिलाएं उनके लिए प्रोविजन्स होंगे। जिस तरह से आपने देखा मैनिफेस्टो में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो या बाकी मैनिफेस्टोज हो, उसमें गैस फ्री सिलेंडर्स की बात है, तो क्या बीजेपी उसको यहाँ पे करेगी, किस तरह से वो रोड मैप होगा, वो देखने वाला होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं विशाल, जो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसके विपरीत होगा। मैनिफेस्टो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है वो क्या है, उसमें धारा 370 को वापस रेस्टोर करने की बात है, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो एक हिस्ट्री बन चुका है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो कुल मिला के देखिए, जो आज का मैनिफेस्टो, आज का जो इनका संकल्प पत्र होगा, एक संकल्प के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी कि अगर हमारी सरकार आती है, और जो दावा उनका है कि सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बनेगी, और सरकार अगर बनी तो वहाँ पे क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या वादे होंगे, किस तरह का एजेंडा होगा, एजेंडा ऑफ गवर्नेंस क्या होगा, उस पर फोकस किया जाएगा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें युवा है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, कश्मीरी पंडित है, पहाड़ी है, गुज्जर, सभी समुदाय के लोगों को किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट, किस तरह के वादे हम देंगे ताकि लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में खुशहाली से आगे बढ़ सके। तो एक एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद जो अमित शाह की कोर कमेटी के मेंबरों से बातचीत होनी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है विशाल, और उस पर भी सबकी नजरें हैं, बड़ा हेक्टिक। और कल जो इस ग्राउंड में, जो कि मनहास ग्राउंड है, जहाँ पे जो वो रैली करने वाले हैं, उस पर भी सबकी नजरें होगी विशाल। और यहाँ पे क्या बोलते हैं वो, खासकर कश्मीर और जम्मू में किस तरह से पार्टी किन रणनीति के साथ चलेगी, वो तो कोर कमेटी के मेंबरों के साथ जब बातचीत करेंगे, आरएसएस के लोगों से जब बातचीत होगी तो उसमें उस चीज़ का वर्णन होगा। लेकिन जो मोटा मोटा लोगों के साथ जो बातचीत उनकी होगी इस रैली के माध्यम से, उसमें इस चीज़ का फोकस किया जाएगा कि अगर बीजेपी कल सरकार में आती है तो क्या एजेंडा लेकर आगे चलेगी। देखिए, पीओके का एजेंडा है, वो भी बीजेपी के बहुत क्लोज है, उनके दिलो दिमाग में है। तो क्या आज के जो मैनिफेस्टो में पीओके पर कोई जिक्र होता है, उस पर सबसे बड़ी नजर रहेगी। बिल्कुल। समीर, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा, जो अभी आप बता रहे थे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की कुछ दूसरी पार्टियों ने स्टेटहुड के दर्जे को लेकर के काफी कुछ कहा है और उसे एक मुद्दा बना लिया है कि अगर हमें इख्तियार मिला तो हम इस बारे में कोशिश करेंगे, तो क्या आपने बताया कि बीजेपी के भी कुछ लीडर इस बात को दोहरा रहे हैं या वो दबी जुबान इस बात को कह रहे हैं कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो बहाल होना चाहिए? तो क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में या संकल्प पत्र में कुछ इस बात का इशारा मिल सकता है? और अगर वो कुछ ऐसा कहते हैं कि हम इसे करेंगे, तो फिर क्या अपोजिशन में जो भी जमाते हैं उन्हें ये मौका नहीं मिल जाएगा कहने का कि जब आप खुद पावर में हैं, मरकज में हैं, तो आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर अब आप कैसे करेंगे? देखिए, इसमें एक चीज़ तो देखनी पड़ेगी। बीजेपी का जो संकल्प था, बीजेपी के जो टॉप नेता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, होम मिनिस्टर है, बाकी नेता, उन्होंने ये कहा था, फ्लोर ऑफ हाउस भी कहा था पार्लियामेंट में, कि हम जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस करवाएंगे। इलेक्शंस तो हो गए, अब दूसरा संकल्प है, दूसरा जो इशू है वो है आपका स्टेटहुड का, रियासत का दर्जा। और रियासत के दर्जे में सभी लोगों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिला है। अपोजिशन पार्टीज का अपना संकल्प है, वो कह रही है कि हम स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे। लेकिन जो बीजेपी है वो ये कहेगी कि देखिए, हमारी सरकार जब यहाँ पे आएगी, हमने एक वादा तो पूरा किया, वो था अपोजिशन जो यहाँ पे रियासत का, यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस करवाने का, वो हमने पूरा किया। लेकिन अब जो दूसरा वादा हम करने जा रहे हैं वो है स्टेटहुड का, रियासत का दर्जा जो वापस दिलाने का।
का। तो रियासत का दर्जा वापस दिलाने की जो मांग है वो तो अपोजिशन पार्टीज कर रही है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हमने ये कहा है कि सरकार यहाँ बनेगी, असेंबली इलेक्शन जब होंगे उसके बाद हम रियासत का दर्जा वापस देंगे। तो बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में मुझे लगता है कि सबसे ऊपर ये चीज़ रहने वाली है कि स्टेटहुड का दर्जा यहाँ पे वापसी बहाली है, क्योंकि इस पर सभी पार्टीज जो हैं वो इसकी मांग कर रही हैं। और मैंने जिस तरह से पहले कहा, राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी को पता है कि बीजेपी जो जम्मू की पार्टियां हैं, कई जो जम्मू बेस्ड पार्टीज हैं, जिसमें पैंथर्स पार्टी है, शिवसेना है, जिसमें युवा राजपूत सभा है और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी, डोगरा सदर सभा है, वो भी इस रियासत की दर्जे की मांग कर रही है। वो कह रही है कि जो महाराजा हरि सिंह का यहाँ जो दर्जा जो स्टेट बनाई थी उन्होंने उसको वापस रिस्टोर किया जाना चाहिए। तो उस चीज़ पे, उस बात पे सभी पार्टियां जो है वो एक मत हैं, एक चीज़ हैं। तो बीजेपी को पता है कि अगर यहाँ बीजेपी को जम्मू में अपनी साख बचानी है, यहाँ की बेस बढ़ानी है, तो जम्मू की जो पार्टीज हैं जो वो मांग कर रही हैं उस पर उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये बड़ा, लेकिन जो बेरोजगारी है, देखिए बेरोजगारी भी बहुत बड़ा इशू है, उस पर क्या रोड मैप आएगा, इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट है किस तरह से बढ़ाने की बात होगी, यहाँ पे जो किसान हैं उनको किस तरह से फायदा दिया जाना चाहिए, महिलाएं हैं उनको किस तरह, और जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कश्मीरी पंडित, वाल्मीकि, रिफ्यूजीज, बाकी लोग जो हैं उनके लिए क्या क्या सौगात आएगी, उस पर सबकी नजरें होंगी, किस तरह के पैकेजेस आएंगे और किस तरह के वादे होंगे इस डॉक्यूमेंट में, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट संकल्प पत्र, हालांकि अभी एक ही पार्टी रह गई इसके बाद, वो है कांग्रेस, उसका अभी मैनिफेस्टो नहीं हुआ, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मेन पार्टी उनका मैनिफेस्टो भी आया है, अपनी पार्टी का भी मैनिफेस्टो आया है। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी उन पर हमलावर हुई है, तो आज लगता है कि जो आज संकल्प पत्र होगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो के बिल्कुल अपोजिट होगा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई वादे किए हैं कि धारा 370 उस पर रेस्टोर करने की बात, उसको आज ये खारिज करेंगे। तो कहीं उम्मीदें हैं लोगों को, मोटे तौर पे दो धारा जो है वो दिखने वाली है। और इस वक्त आपको बता दें कि जी किशन रेड्डी जो है वो अब वो क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको हम सुनाते हैं। शांति रहे, शांति में सुख से आगे बढ़े, कोई नेशनल कैलामिटीज देश के सामने नहीं आना चाहिए। देश को एक माता जी के आशीर्वाद से हम पूरा एक भारत, एक दुनिया के विश्व गुरु स्थान पर देश जाना चाहिए। इसके लिए माता जी का आशीर्वाद मांगा हूँ। इस आने वाला चुनाव भी शांति से पूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, सफल होना चाहिए। माता जी से यही प्रार्थना किया हूँ। आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, अमित शाह जी आ रहे हैं, मैनिफेस्टो रिलीज होगा बीजेपी का। हमारा एक्चुअल इलेक्शन कैंपेन कल शुरू होगा। आज मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे, उसके बाद कल इलेक्शन मैनिफेस्टो के बाद कल हमारा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। इसके लिए मैं माता जी का आशीर्वाद लेके आगे जो भी हम इस चुनाव में काम करेंगे, माता जी का आशीर्वाद से जरूर हम इस जो लक्ष्य था लक्ष्य प्राप्त करेंगे। सर मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर अभी राजनीति मंदिर में ज्यादा नहीं करना राजनीति। तो जी किशन रेड्डी को आप सुन रहे थे, जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के चुनाव के लिए इंचार्ज बनाए गए हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। कागज छुआ दिए, लेन देन में कुछ है नहीं, महंगाई सिर से ऊपर गुजार दी। लेकिन वो बिना पर्ची बिना खर्ची हमने युवाओं को नौकरी नहीं, वो तो पहले भी मेरिट के काम तो पहले भी चलते थे, कोई सी बात नहीं है। जो पढ़ागा वो लगेगा। समस्या तो विकास कार्य कम है जी। विकास कार्य कम है। हाँ जी हाँ। कोई हुए भी है विकास कार्य? विकास तो जी थोड़ा ही है, इतना नहीं है जैसे होना चाहिए। सरकार में जैसे 10 साल सरकार रही है तो इसमें विकास काफ़ी होना चाहिए था। तो अभी 10 साल से यहाँ एमएलए है, पहले यहाँ बीजेपी की एमएलए हैं, है ना, मंत्री भी रही, कुछ करवाया नहीं? मंत्री ने जो देखो ऐसा तो नहीं है भाई नहीं करवाया है, करवाया तो है पर इतना नहीं करवाया जितना होना चाहिए था सरकार का, मौजूदा सरकार का हिसाब से। कलायत में भैया हुआ कुछ काम? कोई काम कुम हुआ कलायत में?
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं विशाल और इस वक्त एक अहम न्यूज दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि कश्मीरी पंडितों का वफ्द पहुंचा वजारत दाखिला। वजीर ममलकत नित्यानंद राय से वफ्द करेगा मुलाकात। दिल्ली से बड़ी खबर, कश्मीरी पंडितों का वफ्द यानी डेलीगेशन पहुंचा वजारत दाखिला। वजीर ममलकत नित्यानंद राय से वफ्द मुलाकात करेगा। रिलीफ की रकम के सिलसिले में ये मुलाकात होगी और इस पर यह बातचीत भी होगी। तो इस वक्त एक अहम खबर दे रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है, कश्मीरी पंडितों का वफ्द वजारत दाखिला पहुंचा। वजीर ममलकत यानी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम नित्यानंद राय से ये वफ्द मुलाकात करेगा। ये वफ्द उनसे, ये जो डेलीगेशन है वो उनसे मिलेगा और बातचीत करेगा। और जो बातचीत का जो अहम जो मौजू है वो है रिलीफ की रकम के बारे में, या रिलीफ की रकम को वागुजार कराने के बारे में बातचीत करना। तो इस सिलसिले में ये बातचीत होगी। खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। खुर्रम, क्या डेलीगेशन की मुलाकात शुरू हो चुकी है? डेलीगेशन में कितने लोग हैं और इस डेलीगेशन का अहम मकसद क्या है मीटिंग का? विशाल, जैसा कि आपने बताया कि कश्मीरी पंडितों के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कश्मीरी समिति दिल्ली उसका डेलीगेशन है और इसमें 5 अफराद शामिल हैं और इसको लीड कर रहे हैं सुमेर शरंगू, जो अध्यक्ष भी है, जो प्रेसिडेंट है कश्मीरी समिति दिल्ली के, वो इसको लीड कर रहे हैं। और इसका जो बुनियादी मौजू है, जैसा आपने बताया कि रिलीफ फंड है जो दिल्ली में कश्मीरी पंडित रहते हैं उनको रिलीफ फंड दिया जाता है। तकरीबन 13,000 रुपए करीब रिलीफ फंड दिया जाता है। तो पिछले अप्रैल के महीने से दिल्ली सरकार का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिसके जरिए से रिलीफ मुहैया कराया जाता है वो इनको नहीं मिल रही है। गुज़िश्ता दिनों जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें कश्मीरी पंडितों की बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुई थी और उन्होंने एक सवाल उठाए थे कि जब इस मामले को वजारत दाखिला देखती है और सीधे तौर पर दिल्ली LG के तहत है तो फिर ये फंड्स उनको नहीं मिल रहा है। हालांकि ये फंड कहते हैं कि ये फंड जो है पहले से काफी कम है। बीच में कुछ चीजें जरूर जो है उनके लिए की गई थी, जिस तरीके से जो लिमिट होती है, इनकम लिमिट होती है, उसको बढ़ा दिया गया था, लेकिन अभी भी 13,000 के करीब मिल रहा है, अप्रैल के महीने से नहीं मिला है। इसलिए उनकी मांग थी कि वजारत दाखिला इस फंड को, मरकजी हुकूमत इस फंड को अपने हाथ में ले ले और जो कश्मीर गवर्नमेंट है उनके जरिए से इस फंड को दिलाया जाए। तो पूरे तौर से आज ये पूरा मुद्दा है। इसके अलावा इसी जो रिलीफ का जो मसला है उससे एक चीज और भी जुड़ी हुई है। दिल्ली में जो भी कश्मीरी पंडित रहते हैं उनमें जिन अपराध की अमवात हो जाती है उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाता है, लेकिन जो नए अपराध होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये पूरा मसला है जिसको लेकर आज बातचीत होगी और कश्मीरी समिति दिल्ली जो है इस पूरे मसले को उठा रही है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात की थी और तमाम बातें रखी थी, लेकिन फिलहाल नित्यानंद राय से ये मुलाकात 11 बजे शेड्यूल थी और डेलीगेशन पहुंच चुका है, अंदर मौजूद है, ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। बहरहाल आउटपुट्स का हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ आउटपुट्स निकल कर आएगा। लेकिन ये जो मुद्दा है, खासतौर से जिस तरीके से कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर से वो बच गए और उनको जो रिलीफ फंड दिया जाता था वो बढ़ता नहीं है, 13,000 रुपए के आसपास ये दिया जाता है। तकरीबन 4-5 हजार फैमिलीज हैं जिनको ये फंड दिया जाता है, लेकिन अप्रैल के महीने से नहीं मिल रहा है। इसको लेकर तमाम तरह की दिक्कतें कश्मीरी पंडित का सामना कर रहे हैं। साल खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये डेलीगेशन जब मिलकर बाहर आएगा तो फिर ये बात समझ में आएगी कि डेलीगेशन को इस मीटिंग से क्या कुछ हासिल हुआ है। मकसद तो यही है कि जो रिलीफ की रकम है उस सिलसिले में बातचीत करना और इस बारे में कोई ठोस जो है मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए इस पर कुछ हासिल यानी कि गुफ्तगू करके बाहर आना। तो इस बारे में अभी अपडेट आपसे लेंगे खुर्रम, जब डेलीगेशन की मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद। तो इस वक्त की एक अहम खबर थी, आगे बढ़ते हैं। डोडा ईस्ट से बीजेपी उम्मीदवार गजा सिंह राणा ने धरा गांव का दौरा किया और उन्होंने अवामी इजलास से खिताब के दौरान साबिका हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। गजा सिंह राणा ने कहा कि साबिका हुकूमतों ने इलाके की तरक्की व खुशहाली के लिए कुछ नहीं किया है। ये तो आप लोगों को पता करना चाहिए उन पॉलिटिकल पार्टियों से कि अगर धर्म के नाम पर वोट लिया होता तो 14 से पहले का क्या हालात थी और 14 के बाद क्या हालात है। ये धर्म के नाम पर राजनीति उन्होंने बहुत कर चुकी और लोग बहुत
समझदार हैं हमारे और बहुत अक्लमंद हो गए हैं। अब उनको जानकारी आ गई है। अब बहलाने फुसलाने से काम नहीं चलने वाला। अब ग्राउंड में लोग देख चुके हैं, सब हमारे भाई, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब हम इकट्ठे हैं और डेवलपमेंट के लिए और इस जो डर का वातावरण उसको ख़त्म करने के लिए सब हम इकट्ठे हैं। ईस्ट में कमल का फूल खिलेगा? बिल्कुल खिल चुका है, खिलने की बात तो बड़े दूर है, कमल का फूल खिल चुका है। मेरे भाई कौसर जी मेरे साथ हैं, मेरे भाई बसंत राज जी हैं, मेरे भाई सलीम जी हमारे साथ हैं। यहाँ पर कोई किसी किस्म की ज़रूरत है, किसी शक की शुबा नहीं है कि किसी फूल खिलने की ज़रूरत है। फूल खिल चुका है, अब इसमें फूल और बढ़ाने की ज़रूरत है और हर किस्म का फूल खिलाने की। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उवैस खान का कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का मामला अदालती है, इसे असेंबली के जरिए हल नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने 370 की बहाली का वादा करने वाली जमातों की तनकीद की और उवैस मुश्ताक खान के मुताबिक ये पार्टियां अपने मफाद के लिए लोगों को गुमराह कर रही हैं। 18 तारीख को विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में हर कोई पार्टी अपनी कैंपेन में लगे हैं, तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार उवैस अहमद खान, एडवोकेट उवैस अहमद खान है। आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे रहेंगे, यानी कि आपके पास ऐसी क्या फार्मूला है कि आप शोपियान के लोगों को ऐसा कुछ देंगे ताकि वो आपको वोट करेंगे। देखिए, आपको पता ही है कि ऑलरेडी हमने अपना जो लोकल मैनिफेस्टो है वो हमने शाया किया है, वो हम घर घर पहुंचा रहे हैं। तो जैसा कि अब आपने सवाल किया तो मैं उनमें से कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़, एक खुशखबरी भी है कि हमारे मैनिफेस्टो में था क्रॉप इंश्योरेंस था हमारे मैनिफेस्टो में, जो कि आपने कल सुना कि 2025 से वो लागू हो रहा है। तो हमारे मैनिफेस्टो का जो एक पॉइंट था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया, तो उसके लिए पहले हम उनको वेलकम करते हैं उस चीज़ के लिए जो वो स्टेप हमारे ऑर्चर्ड्स जो हमारे हैं, आपको पता है कि हेल स्टॉर्म कल भी हुआ था, तो उस वजह से बड़ी तकलीफ़ें होती हैं ग्रोवर को। तो इसलिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मसला केसीसी लोन को माफ़ कराना है। हमारा दूसरा मसला है कि जो हमारा गरीब तबका है उनको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल स्पेंडिंग है, किसी को 3 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख, जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कट की गई है, हम उनके लिए इंशाल्लाह वन टाइम एमनेस्टी देंगे और इंशाल्लाह उनके लिए वो बिल्स ख़त्म करके इंशाल्लाह उनको राहत मिलेगी और 500 यूनिट उनको फ्री देंगे। आपने वैसा वार करेंगे, आपने किसानों की बात की है, क्योंकि ज़िला शोपियान जो है पूरा जो है 99% जो फ्रूट बाउल इसको कहा जाता है सारा मुनहसर इसी पे है, दारोमदार है। भले ही कुछ इलाकों में ज़ालाबारी हुई है हाल ही में, लेकिन कुछ पार्टियां अब भी अपने मंशूर में दफ़ा 370 की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हिमालयाई इलाकों की बात करेंगे, उत्तराखंड या दूसरे इलाकों की बात करें, वहाँ पे 371 लागू किया गया, उसमें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो सेब होता है उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, जिसकी वजह से बहुत कम मार्जिन में शोपियान का सेब बेचा जाता है। उसके लिए क्या मंशूर है आपके पास, क्या एजेंडा है आपके पास? देखिए, हमने मैनिफेस्टो में पहले लिखा है कि इम्पोर्टेड एप्पल पे पहले बैन होनी चाहिए। अगर आपको पहले लोकल एप्पल कंज्यूम अच्छे से होता है, उसके बाद अगर आपको नीड अराइज होती है तब जाके आप इंपोर्ट करें। और जैसा कि आपने कहा, कस्टम ड्यूटी जो है, जो टैक्सेस इम्पोज होते हैं उनको कम किया गया, तो उन टैक्सेस को ज़्यादा करना चाहिए ताकि लोकल जो प्रोड्यूस है उसको फ़ायदा मिले। पिछले साल 75% से लेके 50% तक लेके आए हैं, तो जो किसान है कहीं ना कहीं तो सफ़र कर रहा है किसान। देखिए, कहीं ना कहीं नहीं, किसान पिछले 10 साल से अगर देखें सिर्फ सफ़र कर रहा है और किसान को अभी वो डिप्रेशन में, अभी उस डिप्रेशन स्टेट में आ गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके फ्रूट को जो वो पूरे साल मेहनत करता है, फिर एक उम्मीद होती है कि रेट आएगी। लेकिन शोपियान की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, हमने एक तो ये भी रखा है कि हमने क्रॉप इंश्योरेंस का ऑलरेडी हमने रखा था इसमें। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।